हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं गोपाल सोनी और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जिसका नाम है केबीसी, केशव भानु क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था एंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्रावी तंत्र। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थायराइड ग्लैंड। अगर किसी ने पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले लास्ट वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने सारा डिस्कस किया हुआ है कि हार्मोन क्या होते हैं, ग्लैंड किसे कहते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट करना ताकि आपको थोड़े कंसेप्ट है वो आपके डेवलप हो जाएं और आपसे आगे से जो कंसेप्ट बन रहे हैं वो आपके एकदम क्लियर हो। ठीक है, तो आज जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो है थायराइड ग्लैंड। ये पूरी एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जितनी भी ग्लैंड है उसके अंदर सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। ठीक है, पूरा एंडोक्राइन सिस्टम भले मत पढ़ना लेकिन थायराइड ग्लैंड को पढ़ना मत भूलना। क्लियर। तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, ध्यान से देखिएगा। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। अब यहाँ पर मैंने ये 3 क्वेश्चन लिख रखे हैं जहां पर बच्चों को क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। मेनली जो फर्स्ट और सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है उसके अंदर बच्चों को मेनली कंफ्यूजन होता है। यहाँ पर बच्चे गलती करके आते ही हैं, 90% बच्चे यहाँ पर गलत करके आते हैं ऑप्शन। तो देखिए पहला ऑप्शन देखिए या पहला क्वेश्चन देखिए, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर आपसे पूछे, क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ हो कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यानी लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज, देन आंसर जाएगा हमारा यकृत यानी कि लीवर। अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, एज इट इज ये लिखा हुआ आएगा, जैसा मैंने लिखा है वैसा ही क्वेश्चन के अंदर आएगा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर आपसे पूछे तो आंसर जाएगा यकृत यानी लीवर। ठीक है, अगर आपसे पूछे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि तो आंसर जाएगा थायराइड। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देख रहे हो। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कुछ नहीं लिखा, बहिस्रावी है कि अंतःस्रावी है, तो आंसर जाएगा यकृत। ठीक है, और अगर आगे लिख दे अंतःस्रावी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो आंसर जाएगा थायराइड ग्लैंड। फिर ये तो सिंपल सा है कि शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो बोलेंगे पीयूष ग्रंथि है। तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। तीनों क्वेश्चन है वो आप कॉपी के टॉप पर लिख लेना। ठीक है, एक साथ लिखना ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए कि कब आंसर यकृत देना है, कब आंसर आपको थायराइड देना है। बच्चे क्या करते हैं, हर चीज में सीधा पूछते हैं कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ऑप्शन 4 होते हैं लेकिन ऑप्शन करके आते हैं थायराइड ग्रंथि, तो वहीं पर आपके मार्क्स गलत गए। तो थायराइड ग्रंथि नहीं करना है, अपने को क्या करना है, यकृत। अंतःस्रावी पूछे तो थायराइड। ठीक है, तीनों क्वेश्चन मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, कॉपी के टॉप पर लिख लेना। नेक्स्ट आओ बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की। तो पहले बात करें ये प्रेजेंट कहां पर होती है, कहां पर ये उपस्थित होती है। तो हमारा जो ये गला है, गले के अंदर प्रेजेंट होती है कौन, थायराइड ग्लैंड। तो मैंने लिख रखा है ये गले के अंदर उपस्थित होती है, पहली बात। अब गले के अंदर भी कहां पर, तो गले के अंदर जब मैंने आपको बताया था रेस्पिरेटरी सिस्टम, तब मैंने आपको बताया था ट्रेकिया और ये लैरिंक्स। ठीक है, लैरिंक्स के नीचे क्या है, ट्रेकिया। तो लैरिंक्स और ट्रेकिया के बीच के जो जहां पर ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, लैरिंक्स और ट्रेकिया जहां पर आपस में जुड़ते हैं, जहां पर जॉइंट होता है, वहां पर प्रेजेंट होती है कौन, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ट्रेकिया और लैरिंक्स जहां पर जुड़ते हैं वहां पर कौन प्रेजेंट होती है, थायराइड ग्लैंड। कैसी दिख रही है आपको, एच आकार की दिख रही होगी। ठीक है, एच आकार की दिख रही है। तो अगर आपसे इसका शेप पूछे कि भाई थायराइड ग्लैंड का शेप कैसा होता है, तो बोलेंगे एच शेप होती है। कैसी होती है, एच शेप होती है। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने बनाने में थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हल्का सा और ऐसे नीचे लेकर आ सकते हैं हम, हल्का सा। ठीक है, ऐसा। तो आपको ये कैसी दिखेगी, हल्की सी एच शेप दिखेगी ऐसे। ठीक है, तो कैसी होती है, एच शेप होती है। क्लियर। नेक्स्ट आओ, इसके द्वारा जो स्त्रावित हार्मोन होता है, जो ये ग्लैंड है, तो ग्लैंड क्या निकालेगी, अंतःस्रावी ग्लैंड है तो क्या निकालेगी, हार्मोन निकालेगी। तो इस हार्मोन का नाम क्या है भाई, अगर आपसे हार्मोन का नाम पूछे तो नाम बोलना है थायरोक्सिन। कौन सा हार्मोन निकलता है थायराइड ग्लैंड से, थायरोक्सिन। ठीक है, तो हार्मोन कौन सा स्त्रावित होता है, थायरोक्सिन। अब इस जो हार्मोन है थायरोक्सिन, इसको बनाने के लिए इसको रिक्वायरमेंट होती है किसकी, आयोडीन की। किसकी रिक्वायरमेंट होती है, आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, बोले तो बोलेंगे आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, आपने सुना होगा बहुत सारे एड आते हैं आयोडीन रिच नमक। ठीक है, तो वो किस कारण है, वो इस कारण है यानी आयोडीन हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा तभी हमारे अंदर हार्मोन बनेगा जिसका नाम होगा थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, तो
आयोडीन की आवश्यकता होती है थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने की। अगर हमारे शरीर के अंदर आयोडीन की कमी हो जाए, यानी हमारी डाइट के अंदर हम पूरा आयोडीन नहीं ले पा रहे जितना हमें जरूरत है, तो यानी हमारे शरीर के अंदर क्या हो गई, आयोडीन की कमी हो गई, तो ये ग्लैंड क्या हो जाएगी, फूल जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा हमारी बॉडी से जितना भी थोड़ा बहुत भी आयोडीन है उसको एब्जॉर्ब कर सके। तो यहाँ से ये जो गला है वो फूल जाएगा। आपने देखा होगा किसी किसी का गला है वो यहाँ से फूला हुआ होता है, तो वो इसी कारण होता है, क्यों, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर आयोडीन की क्या हो गई है, कमी हो गई है। तो आयोडीन की कमी हो गई तो ये ग्लैंड यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये ग्लैंड क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा आयोडीन को ले सके। तो जब ये ग्लैंड फूल जाती है, यानी ग्रंथि है फूल जाती है, तो इसको अपन एक रोग कहते हैं। इस रोग का नाम होता है गलगंट रोग। क्या रोग होता है, गलगंट रोग, या कई जगह बोलते हैं गेंगा रोग। या तो बोलेंगे गलगंट रोग या बोलेंगे गेंगा रोग। इंग्लिश में बोलते हैं इसको गोइटर डिजीज। क्या बोलते हैं, सिंपल गोइटर भी कह देते हैं और गोइटर डिजीज भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, शरीर के अंदर गलगंट रोग कब होगा, जब आपकी बॉडी के अंदर किसकी कमी हो जाती है, आयोडीन की कमी होगी। वहां पर आपको ऑप्शन देंगे कि भाई गलगंट रोग होता है निम्न में से किसके कारण। तो पहला ऑप्शन ये दे रखा होगा, मान लीजिए आयोडीन दे रखा है, और दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा होगा थायरोक्सिन। तो थायरोक्सिन की कमी नहीं हो रही है, कमी किसकी हो रही है, आयोडीन की कमी हो रही है। ठीक है, थायरोक्सिन की अगर कमी होगी तो रोग है वो अलग अलग दूसरे होंगे, ये वाला रोग नहीं होगा। तो यहाँ पर आपकी आयोडीन की कमी होगी, इसका कारण क्या होगा, आयोडीन की कमी। तो ध्यान रखना, वहां पर आपको कंफ्यूज करने के लिए थायरोक्सिन भी देंगे और आयोडीन भी देंगे, लेकिन राइट आंसर क्या होगा इसका, आयोडीन होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, पहले हमने 3 क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद थायराइड ग्लैंड से कुछ रिलेटेड बातें कर ली। अब थोड़ा सा और इसके आगे देखिए क्या क्या रिलेटेड बातें आती है, और बाद में हम पढ़ेंगे कि यह हार्मोन क्या करता है और उसकी कमी से या ज्यादा से कौन कौन से रोग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब हमारे पास आता है जो ये वाला ऊपर वाला पॉइंट लिखने का, ये भी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा लीजिए आप, हो सके तो आप कॉपी के टॉप पर लिख लेना इसको। ठीक है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि थायराइड ग्लैंड है वो एकमात्र ऐसी ग्लैंड है जो अपने हार्मोन को स्टोर करके रखती है। कोई भी बाकी जितनी भी दूसरी ग्लैंड है वो अपने हार्मोन होते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं, उनको स्टोर करके नहीं रखते हैं, हाथों हाथ बनाए और हाथों हाथ बाहर क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। लेकिन थायराइड ग्लैंड एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो अपने हार्मोन को क्या करती है, स्टोर करके रखती है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। आपसे पूछा है कि कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो अपने प्रोडक्ट या हार्मोन को स्टोर करके रखती है, तो आंसर जाएगा थायराइड ग्रंथि। क्लियर। नेक्स्ट देखिए आप, जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो क्या क्या काम करता है। सबसे पहला है कि जो बीएमआर होती है हमारी बेसिक मेटाबॉलिक रेट, यानी आधारीय उपापचय दर, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। यानी हमें मेनली हमें क्या प्रोवाइड कराता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है। हमारी एनर्जी जितनी हमें रिक्वायरमेंट होती है उतनी हमें चाहिए, तो वो जितनी रिक्वायरमेंट है वो कौन प्रोवाइड करा रहा है, कौन हमें दे रहा है, तो बोलेंगे थायरोक्सिन हार्मोन हमें प्रोवाइड कराने का काम कर रहा है। यानी बेसिक मेटाबॉलिक जो रेट है उसको कंट्रोल करने का काम करेगा, ना तो उसको ज्यादा होने देगा ना ही उसको कम होने देगा। तो एक जितनी हमें रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी की उतनी एनर्जी हमें प्रोवाइड कराता रहेगा। तो आप अगर ये वाला समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ लिख लीजिए, हमारी जो एनर्जी है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के अंदर या क्वेश्चन के अंदर आपको लिखा हुआ मिलेगा बीएमआर, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, उसको कंट्रोल करने का काम किसका है, तो बोलेंगे थायरोक्सिन हार्मोन का है। सेकंड देखिए, जो सीएनएस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर हमारा माइंड और स्पाइनल कॉर्ड आती है, मस्तिष्क और मेरु जो आता है, उसका परिवर्धन करना और उसका विकास करने के लिए भी कौन सा हार्मोन रिक्वायरमेंट होती है, तो बोलेंगे थायरोक्सिन हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इसके बिना हमारे मस्तिष्क का विकास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा या फिर अवरुद्ध हो जाएगा, यूं कह सकते हो। ठीक है, तो सीएनएस का परिवर्तन करना और उसका विकास करना ये भी किसके हाथ में है, तो बोलेंगे थायरोक्सिन के हाथ में। तीसरा देखिए, मासिक चक्र का नियमन, जो फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, हर 1 महीने के अंदर एक बार आता है, तो उसको कंट्रोल करने का काम किसका है, तो बोलेंगे थायरोक्सिन का काम है। मासिक चक्र को कौन कंट्रोल करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को कौन कंट्रोल करता है, तो बोलेंगे थायरोक्सिन हार्मोन कंट्रोल करता है। फिर मोस्ट फोर्थ नंबर पॉइंट देखिए, फोर्थ नंबर पॉइंट को आप इंपॉर्टेंट लगा लें। ये क्या करता है, जो एम्फीबिया होते हैं, उभयचर होते हैं, उभयचर किसको बोलते हैं, जो पानी के अंदर भी रहते हैं और लैंड पर भी रहते हैं, यानी स्थल पर भी रहते हैं, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, उभयचर। जैसे कि मेंढक हो गया। ठीक है, तो उभयचर के अंदर ये क्या करता है कि लार्वा को वयस्क में रूपांतरण करता है। उभयचरों के अंदर जो लार्वा होती है, लार्वा कैसे होती है, जैसे आपने नाम सुना होगा एक टेडपोल। टेडपोल क्या होता है, मेंढक का लार्वा है, यानी मेंढक बनने से पहले की जो अवस्था होती है उसको क्या बोलते हैं, लार्वा।
ठीक है। तो ये क्या करेगा, थायरोसिन हार्मोन उभयचरों के जो लार्वा होते हैं, जो टेडपोल है, टेडपोल को मेंढक कौन बनाएगा, तो बोलेंगे थायरोसिन बनाएगा। कौन बनाएगा, थायरोसिन बनाएगा। अगर इसके अंदर यानी जो लार्वा है उसके अंदर थायरोसिन हार्मोन अगर कम हो गया तो वो कभी भी आगे मेंढक नहीं बन पाएगा, वो कैसे रह जाएगा, लार्वा रह जाएगा। ठीक है, आगे वो कन्वर्ट ही नहीं होगा किसके अंदर, मेंढक के अंदर, यानी कि वयस्क अवस्था के अंदर कभी भी रूपांतरण नहीं होगा। तो ध्यान रखना, उभयचरों के जो लार्वा को वयस्क में रूपांतरण कौन करता है, तो बोलेंगे थायरोक्सिन हार्मोन करता है। एग्जांपल ध्यान रखना, टेडपोल। अगर आपसे पूछा जाए कि टेडपोल को मेंढक कौन बनाता है, तो बोलेंगे थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है। क्लियर। अब बात करते हैं कि थायरोक्सिन हार्मोन अगर कम हो गया या फिर ज्यादा हो गया तो कौन कौन से रोग अपने को हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं थायरोक्सिन हार्मोन का अल्प स्त्रवण यानी हाइपोसिक्रेशन। हाइपोसिक्रेशन मतलब अल्प यानी कम हो गया, और हाइपर मतलब ज्यादा हो गया। तो अल्प स्त्रवण यानी कम हो गया तो क्या क्या रोग हो सकते हैं, तो पहला रोग आ रहा है उसको बोलते हैं अपन क्रेटिनिज्म। क्या बोलते हैं, क्रेटिनिज्म। इसके अंदर क्या होता है, नॉर्मली ये जो रोग होता है वो होता है आपके गर्भावस्था के अंदर, जब बालक वो माँ की पेट के अंदर होता है उस समय ये रोग हो जाता है। अगर उस समय आपके थायरोक्सिन का स्तर कम हो गया तो बच्चे में रोग हो जाएगा, उस रोग का नाम हो जाएगा क्रेटिनिज्म। क्या नाम है, क्रेटिनिज्म। इसके अंदर क्या होता है कि बालक की जो वृद्धि हो रही है वो विकृत हो जाएगी। ठीक है, जो नॉर्मल बच्चा पैदा होना चाहिए था वो बच्चा पैदा नहीं होगा, थोड़ा सा विकृत हो जाएगा बच्चा, उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ जाएगा, पहला। इसके अलावा जो उसकी बुद्धि है, जो उसका माइंड है, जो उसकी सोचने समझने की क्षमता है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, जिसको अपन बोलते हैं मंद बुद्धि। ठीक है, तो मंद बुद्धि क्यों हो रहा है, क्योंकि थायरोक्सिन का रिक्वायरमेंट किसके लिए भी है, सीएनएस के रिक्वायरमेंट, मतलब उसका विकास कौन करा रहा है, माइंड का विकास कौन करा रहा है, थायरोक्सिन करा रहा है। और थायरोक्सिन अगर कम हो गया तो उसका माइंड का विकास क्या होगा, कम होगा। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, मंद बुद्धि। यानी बालक की वृद्धि विकृत होना और मंद बुद्धि होना, ये किस एक रोग के लक्षण है जिसका नाम है क्रेटिनिज्म रोग। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं बहुत बार। फिर अगर वयस्क स्त्रियों के अंदर, यानी कि जो आपके लेडी है, वयस्क स्त्री है, उसके अंदर अगर थायरोक्सिन हार्मोन कम हो गया तो वहां पर जो उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहे हैं वो कैसे हो जाएंगे, अनियमित हो जाएंगे। जो हर महीने एक बार आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो कैसा हो जाएगा, अनियमित। कभी हो सकता है महीने में 2 बार आ जाए और कभी हो सकता है महीने में आए भी नहीं। तो इसको बोलते हैं मासिक चक्र का अनियमित होना। कब होगा, जब थायरोक्सिन हार्मोन का अल्प स्तर होगा वयस्क स्त्रियों के अंदर। तीसरा आता है जब वयस्क जो भी हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसके अंदर अगर अल्प सिक्रेशन हो गया किसका, थायरोक्सिन हार्मोन का, तो एक रोग और होता है उसको बोलते हैं मिक्सिडेमा रोग। क्या रोग है, मिक्सिडेमा रोग। इसमें आपको सुस्ती आएगी, आलस आएगा। ठीक है, तो ज्यादा आपने डिटेल में नहीं जाना है, अपने को केवल ध्यान रखना है कि मिक्सिडेमा रोग हो जाता है अल्प स्तर से। कौन सा होगा, पहला होगा क्रेटिनिज्म बच्चों के अंदर, वयस्क स्त्रियों में मासिक चक्र हो जाएगा अनियमित, और थर्ड आता है मिक्सिडोमा रोग। अगर ज्यादा हो गया, हाइपर सिक्रेशन हो गया थायरोक्सिन हार्मोन का, तो क्या होगा, तो बोलेंगे 2 रोग हो सकते हैं, या तो हो सकता है ग्रेवस रोग या हो सकता है प्लूमर रोग। अब ये क्या होते हैं इसके बारे में अपने को ज्यादा नहीं पता है, आपने देखा होगा, थोड़ा सा बता देता हूँ। ग्रेवस रोग के अंदर हमारी जो आंखें हैं वो बड़ी हो जाती है। ठीक है, आंखें बड़ी और बाहर की तरफ निकली हुई दिखाई देगी, तो उसको बोलते हैं ग्रेवस रोग। उसके अंदर क्या होगा, हाइपर सिक्रेशन होगा किसका, थायरोक्सिन हार्मोन का। डिटेल में मत जाना, केवल नाम ध्यान रखना है, ग्रेवस रोग एंड प्लूमर रोग। अति स्त्रवण से तो होगा ग्रेवस तो प्लूमर, और अल्प से होगा क्रेटिनिज्म, मासिक चक्र का अनियमन और मिक्सिडेमा रोग। ठीक है, अब देखिए ये हो गया पूरा थायराइड ग्रंथि कंप्लीट। नेक्स्ट आ रही है हमारे पास पैराथायराइड ग्रंथि। तो तीसरी ग्लैंड आ रही है पैराथायराइड ग्रंथि। तीसरी ग्रंथि आती है साहब हमारे पास पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि, सबसे पहले बात करें इसकी पोजीशन कि कहां पर होती है, तो जो थायराइड ग्रंथि होती है उसके पीछे प्रेजेंट होती है कौन, पैराथायराइड ग्रंथि। तो थायराइड ग्रंथि के पृष्ठ भाग में प्रेजेंट होती है कौन होती है, पैराथायराइड ग्रंथि प्रेजेंट होती है। ठीक है, फिर इससे जो हार्मोन निकलता है उस हार्मोन का नाम क्या है, तो उस हार्मोन का नाम होता है पैराथॉर्मोन। क्या नाम है, पैराथॉर्मोन। या इसी का एक दूसरा नाम होता है, एक साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया, उसका नाम है कॉलिप का हार्मोन। क्या नाम है, कॉलिप का हार्मोन। तो थायराइड ग्रंथि कहां पर होती है, तो बोलेंगे सॉरी पैराथायराइड ग्रंथि कहां पर होती है, तो बोलेंगे थायराइड ग्रंथि के पीछे वाले भाग में प्रेजेंट होती है। इससे जो हार्मोन निकलता है उसका नाम क्या होता है, तो बोलेंगे पैराथॉर्मोन या फिर कॉलिप का हार्मोन। ये संख्या में कितनी होती है पैराथायराइड ग्रंथि, तो बोलेंगे 2 जोड़ी होती है। 2 जोड़ी मतलब 4। ठीक है, तो संख्या में कितनी होती है, तो बोलेंगे 2 जोड़ी होती है। जैसे मान लीजिए ये हमारी थायराइड ग्रंथि है, ये एच शेप थायराइड ग्रंथि है। ठीक है, और
यहां पर इसे ऐसे पीछे की तरफ, ये हमारे पास है पैराथायराइड, ठीक है। तो कितनी होगी देखो, जो एच आकार में बनाई दिख रही है वो क्या है, थायराइड ग्रंथि, और उसके पीछे कौन प्रेजेंट है, पैराथायराइड ग्रंथि। तो कितने हैं, 4 है, 4 मतलब 2 जोड़ी, ठीक है। तो संख्या में अगर आपसे पूछे तो कितनी होती है, तो बोलेंगे 2 जोड़ी होती है। अब इस पैराथार्मोन का काम क्या है, क्या काम है पैराथार्मोन का, तो ये ब्लड के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट, Ca+2 मतलब कैल्शियम आयन, और PO4-3 यानी कि फॉस्फेट आयन। तो ब्लड के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट के जो आयनों की जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है कौन, पैराथार्मोन। ब्लड के अंदर रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट आयनों की मात्रा को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जनरली ये क्या करता है कि ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। जनरली जो पैराथार्मोन है वो क्या करता है, ब्लड के अंदर कैल्शियम का जो लेवल है उसको इंक्रीज करता है, उसको बढ़ाता है, ठीक है। तो ये काम होता है किसका, पैराथार्मोन का। पोजीशन पता चल गई, हार्मोन का नाम हो गया, संख्या हो गई, और क्या काम करता है ये हो गया। अब अगर इसका हाइपोसिक्रेशन हो और एक बार इसका हाइपर सिक्रेशन हो, यानी अल्प स्त्रवण हो और अति स्त्रवण हो, तो क्या क्या होगा। अगर देखो हाइपोसिक्रेशन हो गया, यानी पैराथार्मोन हार्मोन क्या हो रहा है, कम निकल रहा है। तो कम निकल रहा है तो पैराथार्मोन का काम क्या है कि ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाना, ठीक है। तो पैराथार्मोन कम निकल रहा है तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम बढ़ेगा, यानी ब्लड के अंदर कैल्शियम की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। समझ रहे हो, पैराथार्मोन का काम क्या है, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाना। अगर पैराथार्मोन हार्मोन कम निकलने लग जाएगा तो ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम बढ़ेगा, तो धीरे धीरे ब्लड के अंदर कैल्शियम की क्या होने लग जाएगी, कमी होने लग जाएगी। तो कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है। तो जहां पर आपके कैल्शियम कम हो जाता है तो वहां पर होगा क्या कि आपकी जो ऐच्छिक पेशियां होती है उसमें क्या आएंगे, झटके आएंगे। आपने एक फिल्म देखी होगी जिसमें अनुपम खेर होता है, उसको ऐसे झटके आते हैं एक हाथ के अंदर, ठीक है। तो वो एक्चुअली में होता क्या है, क्योंकि ब्लड के अंदर किसकी कमी हो चुकी है, कैल्शियम की कमी हो जाती है। इस कारण आपकी जो ऐच्छिक पेशियां होगी, चाहे हाथ हो चाहे पैर हो, उसके अंदर क्या आएंगे, झटके आएंगे, ठीक है। तो ऐच्छिक पेशियों में क्या आते हैं, झटके आते हैं, और इस रोग को क्या बोलते हैं, इस रोग को बोलते हैं टिटेनी रोग। क्या बोलते हैं, टिटेनी रोग बोलते हैं। तो ऐच्छिक पेशियों में झटके आना, इस रोग का कारण क्या है, बोलेंगे ब्लड में कैल्शियम की कमी होगी। ब्लड में कैल्शियम की कमी क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर पैराथार्मोन है वो ब्लड के अंदर कम आ रहा है, जिस कारण ब्लड में कैल्शियम कमी हो रही है और ऐच्छिक पेशियों में झटके आ रहे हैं। इस रोग का नाम होता है टिटेनी डिजीज। दूसरा देखिए हाइपर सिक्रेशन। हाइपर सिक्रेशन मतलब अति स्त्रवण। अगर पैराथार्मोन ज्यादा निकलने लग गया तो क्या होगा, ब्लड में कैल्शियम क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो ब्लड में कैल्शियम की ज्यादा हो जाएगा। अब जो कैल्शियम आ रहा है वो कहां से आ रहा है, वो आ रहा है हमारी हड्डियों से, ठीक है। हमारी हड्डियों से वो कैल्शियम को निकाल रहा है पैराथार्मोन। तो हड्डियां कैसी होने लग जाएगी, हमारी कमजोर होने लग जाएगी। अगर ज्यादा कैल्शियम निकाल लिया हड्डी से तो हड्डियां कैसी हो जाएगी, कमजोर। और हड्डियां जब कमजोर हो जाती है तो उसके लिए वर्ड आता है ऑस्टियोपोरोसिस। क्या वर्ड आता है, ऑस्टियोपोरोसिस, यानी हड्डियों का कमजोर होना, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। तो ब्लड के अंदर क्या हो गया, कैल्शियम ज्यादा हो गया, जिस कारण क्या हुई, हड्डियां कमजोर हो गई। हड्डियां कमजोर होना क्या कहलाता है, ऑस्टियोपोरोसिस। और इसी के साथ जब ये ब्लड जाएगा किसके अंदर, एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर, जहां मैंने आपको पढ़ाया था। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में जाएगा फिल्टर होने के लिए, तो वहां पर ब्लड के अंदर क्या ज्यादा है, कैल्शियम ज्यादा है। तो लगातार कैल्शियम है वो किडनी के अंदर जमा होने लग जाएगा। तो इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे कि किडनी में क्या हो गई है, पथरी हो गई है। क्या हो गई है, पथरी। तो अति स्त्रवण से क्या हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है और किडनी में पथरी बन सकती है। और अल्प स्त्रवण से क्या हो सकता है, ब्लड में कैल्शियम कमी हो सकती है, जिस कारण ऐच्छिक पेशियों में क्या आएंगे, झटके आएंगे। इसको रोग होता है, इस रोग का नाम होता है टिटेनी डिजीज। ओके, क्लियर। पैराथायराइड हो गया। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास, फोर्थ ग्लैंड आ रही है, थाइमस ग्लैंड, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए थाइमस ग्लैंड। अब फोर्थ नंबर पर आती है हमारे पास थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि की सबसे पहले बात करें पोजीशन कहां पर होती है, तो ये हमारे सीने पर, ठीक है। तो सीने पर यहाँ पर एक बीच के अंदर हड्डी है, उस हड्डी का नाम क्या है, पुरोस्थी, जो मैंने आपको स्केलेटल सिस्टम बता रखा है, स्टर्नम, ठीक है। यहाँ पर बीचों बीच एक हड्डी है, खंजर की तरह हड्डी है, उसको खंजर हड्डी भी बोलते हैं। इसका नाम क्या होता है, उरोस्थी। तो बोलेंगे उरोस्थी के पास एवं हृदय के अग्र भाग में स्थित होती है, यानी यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ये हमारी उरोस्थी, और इसके पास में कौन है, हार्ट। तो बीच के अंदर उरोस्थी और हार्ट के आगे वाले पार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है कौन, थाइमस ग्रंथि, पहली बात, ठीक है। दूसरा, ये नवजात जो शिशु होते हैं, जो जन्म लेते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, नवजात शिशु। नवजात शिशु के अंदर ये सबसे ज्यादा विकसित होती है, अत्यधिक विकसित होती है। और जैसे जैसे नवजात शिशु बढ़ेगा, फिर
किसमें आएगा, वृद्धावस्था के अंदर आएगा। तो धीरे धीरे सबसे ज्यादा विकसित किस्म होती है, अत्यधिक विकसित होती है किसमें, नवजात शिशु में। और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा, वृद्ध होता जाएगा, वैसे वैसे थाइमस ग्रंथि है वो कम विकसित होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मान लीजिए पहले थाइमस ग्रंथि है वो इतनी बड़ी थी, ठीक है। फिर जब ये तो किसमें है, नवजात शिशु के अंदर, एनएस नवजात शिशु के अंदर। फिर थाइमस ग्रंथि थोड़ी छोटी हो गई किसमें, वयस्क अवस्था के अंदर। और जब वृद्धावस्था है तो एकदम छोटी हो गई, ठीक है। तो इस कारण से धीरे धीरे लगातार ये कम होती जाती है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे लगातार ये कम होती जाती है। तो इसको बोलेंगे नवजात शिशु में ज्यादा विकसित किस्म होती है, तो बोलेंगे नवजात शिशु में विकसित होती है। सबसे कम विकसित किस्म होती है तो बोलेंगे वृद्धावस्था के अंदर सबसे कम विकसित होती है। अब इससे जो हार्मोन निकलता है थाइमस ग्रंथि से, उस हार्मोन का नाम क्या है, उस हार्मोन का नाम है थाइमोसिन हार्मोन, ठीक है। एक है थायरोक्सिन, थायरोक्सिन किससे निकलता है, थायराइड ग्रंथि से, और ये है थाइमोसिन। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, हार्मोन का नाम क्या है, थाइमोसिन हार्मोन, ठीक है। इसका काम क्या होता है, तो जो हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, जैसे अभी कोरोना को बहुत चल रहा है, तो कोरोना के अंदर जो हमारा इम्यून सिस्टम काम कर रहा है, वो इम्यून सिस्टम को बनाए रखने का काम किसका है, तो बोलेंगे थाइमोसिन हार्मोन है, वो इम्यून सिस्टम को बनाए रख रहा है। किसी का इम्यून सिस्टम ज्यादा डेवलप होता है, किसी का इम्यून सिस्टम कम डेवलप होता है, तो वो कम आपके थाइमोसिन हार्मोन पर डिपेंड करता है। किसी के अंदर थाइमोसिन हार्मोन ज्यादा निकलता है, किसी के अंदर कम निकलता है। तो इस कारण से वहां पर इम्यून सिस्टम है वो अलग अलग इंसानों के अंदर अलग अलग होता है, ठीक है। तो काम क्या होता है इसका ध्यान रखना, प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि इम्यून सिस्टम को बनाए रखना। इसके साथ जब हम इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे उस समय आपको बताऊंगा मैं, दो लिम्फोसाइट होते हैं, आपको पता भी होगा अगर आपने पढ़ रखा है तो। एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक होता है टी लिम्फोसाइट। तो जो टी लिम्फोसाइट का जो परिपक्व है, जहां पर ये मैच्योर होते हैं, वो मैच्योर कहां पर होते हैं, तो बोलेंगे थाइमस ग्रंथि में मैच्योर होते हैं। तो थाइमस ग्रंथि में कौन मैच्योर होता है, टी लिम्फोसाइट मैच्योर होते हैं, ध्यान रखना। थाइमस ग्रंथि में टी लिम्फोसाइट मैच्योर होते हैं, और ये टी लिम्फोसाइट ही आगे चलकर जो अलग अलग बैक्टीरिया वायरस है उनसे लड़ने का काम करेंगे, ठीक है। तो थाइमस ग्रंथि क्या करती है, टी लिम्फोसाइट को मैच्योर यानी परिपक्व करने का भी काम करती है। इसी कारण ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करती है, बनाए रखती है। अब इसका हो जाए अल्प स्तरण और एक बार हो जाए इसका अति स्तरण, यानी हाइपोसिक्रेशन और हाइपर सिक्रेशन। अगर हाइपोसिक्रेशन हो गया यानी अल्प स्तरण हो गया तो क्या होगा, काम क्या है इसका, इम्यून सिस्टम को बनाए रखना। तो थाइमोसिन अगर कम हो गया तो हमारा इम्यून सिस्टम भी क्या हो जाएगा, कम, ठीक है, यानी हमारा प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, सीधी सी बात है। फिर आओ अल्प स्तरण हो गया, नेक्स्ट आता है हमारे पास अति स्तरण। अगर ज्यादा हो गया तो क्या होगा, ज्यादा हो गया तो एक रोग हो जाता है, उसको बोलते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस डिजीज। क्या रोग है, माइस्थेनिया ग्रेविस डिजीज। इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है, जो हमारी टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट वगैरह है, ये क्या करती है, हमारी खुद की जो कोशिकाएं होती है, जो वायरस नहीं है, ना तो वायरस है ना ही वो क्या है, बैक्टीरिया, हमारी खुद की पर्सनल सेल है, ठीक है, उन्हीं को मारना स्टार्ट कर देती है। तो इस रोग को क्या बोलते हैं अपन, माइस्थेनिया ग्रेविस। इसका काम क्या है कि भाई जो बाहर से जो सेल्स आ रही है, जो बैक्टीरिया आ रहा है, जो वायरस आ रहा है, जो फंगस आ रही है, उसको मारना है, ठीक है। लेकिन जब ये कंडीशन आती है, जब थाइमोसिन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र क्या करता है, खुद की सेल को ही मारना स्टार्ट करने लग जाता है, ठीक है। इस रोग को क्या बोलते हैं, माइस्थेनिया ग्रेविस डिजीज। तो ये हो गए हमारे 4 ग्लैंड्स, थाइमस ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और पीयूष ग्रंथि। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे अग्नाशय ग्रंथि यानी कि पेनक्रियास, ठीक है, उसकी बात करेंगे। थोड़ी बहुत बात हम डाइजेशन में कर चुके हैं, बाकी जो अंतःस्रावी ग्रंथि से रिलेटेड जो बात है उसकी बात हम कल करेंगे। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि हम जैसे नया वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।